हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का फैकल्टी हूं। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड का सभी ये सारे के सारे कोर्सेज जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पर सारा का सारा मटेरियल जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है और वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको बस क्या करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। आपके लिए सब कुछ यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है। तो चलिए आज जो है हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और वो जो न्यू टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि नाम ही है, हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। यहाँ पर हमें कुछ एलिमेंट्स या कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ फील्ड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास 5 या 6 पर्सन्स हैं और इन पर्सन्स के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं। इन पर्सन्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं उनकी सिटीज़ के बारे में बात करूं कि वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं, या वो किस कंपनी में काम करते हैं, या वो किस स्कूल में पढ़ाई करते हैं, या वो किस कॉलेज में पढ़ते हैं। अब देखिए, एक स्टूडेंट जो है वो 2-2 सिटी से बिलोंग नहीं करेगा, वो उसका कोई नेटिव प्लेस एक ही होगा। या कोई एक स्टूडेंट है या कोई एक पर्सन है, वो किसी एक कंपनी में जॉब कर रहा होगा, या वो किसी एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा होगा, या वो किसी एक कंपनी में काम कर रहा होगा। ठीक है, कंपनी मेरे 2 बार हो गया, मतलब हमारा स्कूल हो गया था, तो कॉलेज की हम बात करेंगे। तो कोई भी एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि वो जो भी फील्ड हम बोलेंगे, वो फील्ड जो है वो फील्ड यूनिक उसके लिए होगी। हाँ, दूसरा पर्सन हो सकता है कि वो भी उस कंपनी में काम करता हो, लेकिन 2 पर्सन, या मैं बोलूंगा कि सेम पर्सन 2 कंपनीज में काम करते हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 पर्सन सेम कंपनी में काम करते हो, दिस इज पॉसिबल। या 2 पर्सन सेम स्कूल में पढ़ते हो, दिस इज पॉसिबल। बट एक पर्सन 2 स्कूल में पढ़ाई करते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको वहां पर क्वेश्चन में हर चीज क्लियर होगी, डिटेल में गिवन होगी। हम बहुत ही आसानी से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस चीज को, जो इनकी फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए पर्सन ए बी सी डी 4 पर्सन्स हैं, हम बोलेंगे कि ये जो 4 पर्सन्स हैं, ये 4 पर्सन डिफरेंट 4 स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं। देखिए, जब मैंने एक वर्ड बोल दिया, दे आर स्टडिंग इन 4 डिफरेंट स्कूल्स, दैट मीन्स हर स्टूडेंट अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करता है। जब अलग अलग स्कूल में पढ़ाई करता है तो ये जो स्कूल है ये एक तरह से इनका फील्ड हो गया, इन पर्सन का एक फील्ड हो गया। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा पर्सन कौन से स्कूल में पढ़ाई करता है। दैट मीन्स मुझे इन 4 स्कूल्स को इन 4 पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि कौन सा स्कूल किस पर्सन का है। सो इस फील्ड को मुझे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है और यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू मैच 2 or more variables. Variable means a subject as used in the discussion of linear arrangement. That means जैसे कि हमने एक लीनियर अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ पर्सन्स थे और उन पर्सन का जो था उनको कुछ लैंग्वेज पता थी, है ना। वो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, तो लैंग्वेज जो थी वो एक फील्ड थी और उस फील्ड को हमने कहीं ना कहीं पर्सन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था कि किस पर्सन को कौन सी लैंग्वेज आती है। एंड साथ ही साथ में हम लोगों ने वहाँ पर अरेंजमेंट भी किया था कि भाई कौन कहाँ पर बैठेगा। इवन प्रोफेशन भी हो सकता है कि भाई कुछ पर्सन्स हैं वो उनके क्या क्या प्रोफेशंस हैं, और वो जो प्रोफेशंस हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि कौन से पर्सन का कौन सा प्रोफेशन है। सो यहाँ पर पर्सन्स और पर्सन से रिलेटेड कुछ फील्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। इन डबल लाइन अप द डेटा गिवन में टॉक ऑफ 4 पीपल लिविंग इन 4 हाउसेस। मतलब यहाँ पर ये बात हो सकती है कि मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 लोग जो हैं वो डिफरेंट 4 हाउसेस में रहते हैं और ईच ऑफ अ डिफरेंट कलर, मतलब हर घर जो है अलग अलग कलर का है। 4 लोग हैं, 4 अलग अलग घर में रहते हैं, चारों घर का कलर अलग अलग है। मुझे बस ये बताना है कि ये जो पर्सन्स हैं ये कौन से कलर वाले घर में रहते हैं, या ये जो घर है जो कि अलग अलग कलर के हैं वो किस पर्सन के लिए बिलोंग करते हैं या किस पर्सन का वो घर है। हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं।
What we need to find out is the color of the house of each of the 4 person. हमें बस यही बताना है कि ये जो 4 पर्सन है, ये 4 पर्सन का कौन से कलर का हाउस है, इसका किसका है, फर्स्ट वाले का कौन सा, सेकंड वाले का कौन सा है, थर्ड वाले का एंड फोर्थ वाले का कौन सा हाउस आएगा और किस कलर का हाउस आएगा, वो हमें यहाँ पर बताना होगा. देयर इज नो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन ऑफ द हाउस. दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पोजीशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि लीनियर अरेंजमेंट या सर्कुलर अरेंजमेंट में पोजीशन इंपॉर्टेंट थी. हमें यहाँ पर ये नहीं बताना है कि कौन सा हाउस किसके बाजू में है. हमें बस ये बताना है कि ये जो हाउस है वो किस पर्सन का है, ये जो भी कलर का हाउस है वो किस पर्सन का है, ये हमें यहाँ पर बताना है. पोजीशन इज नॉट इंपॉर्टेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर. डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है. ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पर. इस तरीके से कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच ऑफ द 4 पर्सन A, B, C and D wears a different colored shirt, red, pink, blue and white. So यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है. ईच ऑफ द 4 पर्सन, दैट इज A, B, C and D. 4 लोगों के बारे में बात हो रही है. They wears a different colored shirt. सभी लोग अलग अलग कलर की शर्ट पहने हुए हैं. एक रेड होगा तो एक पिंक होगा, एक ब्लू होगा, एक व्हाइट होगा. लेकिन कौन रेड होगा, कौन पिंक होगा, कौन ब्लू होगा और कौन व्हाइट होगा, वो अभी हमें नहीं पता है, और वही तो हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में. ए हैज अ रेड शर्ट. यहां पर एक क्लियर इंफॉर्मेशन दे दी है हमको कि जो ए है वो रेड शर्ट जो है वो पहना हुआ है. एंड डी डज नॉट हैव अ पिंक शर्ट. तो जो डी है वो जो है पिंक शर्ट नहीं पहना हुआ है, लेकिन ए जो है वो रेड शर्ट पहना हुआ है. यहां पर हमें बी और सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए, अगर मुझे सिर्फ ए के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन है कि ए जो है वो रेड शर्ट पहना हुआ है या ए के पास रेड शर्ट है, तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि यहां से रेड जो है वो हट जाएगा, क्योंकि देयर आर 4 पर्सन एंड सभी लोग डिफरेंट कलर की शर्ट पहने हुए हैं. तो जब रेड कलर ए को चला गया है, तो अब बी, सी और डी के लिए कौन से 3 कलर बचते हैं, पिंक, ब्लू एंड व्हाइट. फिर हमें एक चीज पता लगी कि डी जो है वो पिंक कलर की शर्ट नहीं पहना है. इसका मतलब बचा क्या डी के लिए, ब्लू और व्हाइट. दैट मीन्स ब्लू और व्हाइट में से कोई एक कलर जो है वो डी को जाने वाला है. पिंक यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है. साथ ही साथ ब्लू ऑब्लिक व्हाइट यहां आ सकता है, ब्लू ऑब्लिक व्हाइट यहां आ सकता है. लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक चीज क्लियर है कि डी जो है, डी के पास पिंक नहीं जाने वाला है. मतलब इन दोनों में से किसी एक के पास पिंक जाएगा. अगर दोनों में से किसी एक के पास पिंक जाएगा, मान लीजिए अगर सी के पास पिंक जाता है, तो यहां से पिंक हट जाएगा. और जब यहां से पिंक हट गया, तो ध्यान से देखिए कि यहां पर जो ब्लू और व्हाइट है उसमें से कोई एक कलर यहीं पर जाने वाला है. मतलब ब्लू और व्हाइट में से कोई एक ही है जो यहां पर आने वाला है. या तो यहां पर ब्लू आएगा या तो यहां पर व्हाइट आएगा. अगर मैंने बोला कि पिंक सी को मिल गया, तो बी को या तो ब्लू या तो व्हाइट मिलेगा. अगर ब्लू मिला तो यहां पर व्हाइट हो जाएगा, अगर यहां व्हाइट मिला तो यहां पर ब्लू हो जाएगा. वो डिपेंड करेगा आगे हमें क्या और इंफॉर्मेशन दी हुई है. यहां पर जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि ए जो है वो रेड कलर की शर्ट जो है वो पहनेगा, और डी जो है वो पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनेगा. और उसके हिसाब से मैंने सारी बाकी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की है कि क्या क्या और हो सकता है. एक और पॉसिबिलिटी मुझे क्या दिखती है कि अगर बी पिंक कलर की शर्ट पहनता है, तो सी जो है वो या तो ब्लू या तो व्हाइट कलर की शर्ट पहनेगा. अगर ये ब्लू हो गया तो ये व्हाइट, और अगर ये व्हाइट हो गया तो ये ब्लू. ये एक और पॉसिबिलिटी है. मतलब पिंक जो है वो या तो बी या तो सी के पास होगा, और उसके बाद फिर ब्लू और व्हाइट किसके पास होगा, इसके अकॉर्डिंगली यहां पर पॉसिबिलिटी जो है वो यहां पर बन जाएगी. सो यहां ध्यान से देखिए कि जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें यहां पर जो है हमेशा एक टेबल बनानी है, और टेबल कैसे बनानी है वो हमें सीख लेना है, क्योंकि यहाँ पर टेबल ही इंपॉर्टेंट है.
अगर हम टेबल बनाएंगे तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर हम टेबल नहीं बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है, समझ में नहीं आता है जब बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करूंगा आपको समझ में आएगा कि टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना टेबल बनाए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। तो ध्यान से देखिए कैसे हमें टेबल बनानी है। Let us see how to draw a matrix for the data given above। तो जो हमारा डेटा था वो डेटा क्या था, हमारे पास जो पर्सन्स थे वो थे ABCD। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी पर्सन्स हैं उनको हम हमेशा इसी तरीके से वर्टिकली लिखेंगे। जैसे मैंने ABCD को वर्टिकली लिखा, मैं क्या करूंगा, इस तरीके से यहाँ पर टेबल बना दूंगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। और फिर हमने क्या देखा कि हमारे पास कलर है शर्ट के, तो मैंने यहाँ पर कलर लिख लिया। और अब कलर के लिए मैंने क्या कर दिया, हर कलर की अपनी अपनी क्या बना दी, एक यहाँ पर कॉलम बना दिया। हर कलर का अपना एक कॉलम बना दिया और इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेबल जो है उसको पूरा कंप्लीट कर दिया। हमेशा इसी तरीके से ड्रॉ करना है। स्टार्टिंग से देख लीजिए कैसे बनाना है। जो भी पर्सन दिए हों आप उसको इस तरीके से लिखिए। आप यहाँ पर ऐसे, ये कॉलम बन गया, यहाँ पर जो है इस तरीके से आप रोज बना दीजिए। और जब हम बात करेंगे कलर की, तो कलर कौन से हैं, जैसे कि रेड है, पिंक है, ब्लू है और वाइट है। हम इनिशियल्स भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें कोशिश करनी है जितना हम कम से कम लिखेंगे उतना हमारा टाइम बचेगा। और देखिए इस तरीके से हमें टेबल बनानी है कि ABCD पर्सन्स हैं। हमने यहाँ पर ऑप्शंस रख दिए हैं कि A के लिए 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी कलर हो सकता है, B के लिए भी 4 ऑप्शन है, C के लिए भी 4 ऑप्शन है और D के लिए भी 4 ऑप्शंस है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए। जैसे ही हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि A जो है वो रेड कलर की शर्ट पहना हुआ है, तो हम तुरंत क्या करेंगे, पर्सन A वाली रो में जाएंगे, पर्सन A वाली रो और रेड कलर का कॉलम। जहां पर भी इनका इंटरसेक्शन होगा, A वाला आपका क्या हो गया, रो हो गया, रेड वाला आपका कॉलम हो गया, इसका जो इंटरसेक्शन है वो इस पॉइंट पर आया है, तो इस पॉइंट पर हम लगा देंगे टिक कि भैया A जो है वो रेड कलर की शर्ट पहना हुआ है। ध्यान से देखिए, यहां पर भी ये रो है आपकी, ये कॉलम है, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अब अगर A के पास रेड कलर की शर्ट है, दैट मीन्स अब A के पास बाकी दूसरे कलर की शर्ट नहीं होगी, क्योंकि चारों लोगों के लिए सिर्फ 4 कलर की ही शर्ट अवेलेबल है। अगर एक पर्सन को हम दो अलग अलग कलर की शर्ट उसको प्रोवाइड करा देंगे तो बाकी लोगों के पास फिर शर्ट नहीं पहुंच पाएगी। और वहां क्लियर लिखा हुआ है, ईच ऑफ द 4 पर्सन्स वेयर डिफरेंट कलर शर्ट। सबके पास अलग अलग शर्ट है, अलग अलग कलर की शर्ट है। सो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने यहां पर टिक लगाया, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने टिक लगाया तो ये जो A है उसके पास अब ना ही पिंक कलर की शर्ट होगी, ना ही ब्लू कलर की शर्ट होगी और ना ही व्हाइट कलर की शर्ट होगी। क्वेश्चन में क्लियर इंफॉर्मेशन थी कि भाई अगर A के पास रेड कलर की शर्ट चली गई तो अब जो बची हुई कलर की शर्ट है वो दूसरे पर्सन के पास जाने वाली है। दैट मीन्स A के पास एक ही कलर की शर्ट होगी, रेड, तो अब ना उसके पास पिंक होगी, ना ब्लू होगी, ना व्हाइट होगी। मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। फिर एक और चीज ध्यान से देखिए, इतनी सी एक इंफॉर्मेशन से देखिए हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर की शर्ट जब A के पास जा चुकी है तो क्या अब रेड कलर की शर्ट दूसरे पर्सन्स के पास जाएगी? क्या नहीं जाएगी। दूसरे पर्सन्स के पास या तो पिंक, या तो ब्लू, या तो व्हाइट कलर की शर्ट होगी। इसका मतलब कि जो B है उसके पास रेड कलर की शर्ट नहीं होगी, C के पास भी रेड कलर की शर्ट नहीं होगी और D के पास भी रेड कलर की शर्ट नहीं होगी। तो जब भी आपके पास यहां पर ऐसा कुछ टेबल बने जिसमें 4 लोग, 4 कलर, सबको एक एक कलर जाना हो, तो जैसे ही आपको पता लगे किसी के बारे में कि A के पास रेड है या B के पास ब्लू है, मतलब जहां पर भी टिक लग जाएगा, जहां पर भी टिक लग जाएगा उस टिक वाले पूरे रो में रिमेनिंग वाली जो जगह है और उसकी जो कॉलम है उसमें जो भी खाली जगह बची हुई है, सभी जगह हम क्रॉस लगा देंगे। और एक और चीज यहां से क्या समझ में आती है कि एक रो में एक ही बार टिक होगा या एक कॉलम में एक ही बार टिक होगा। तभी मैंने बोला कि अगर किसी रो में टिक जैसे ही आ गया, इसका मतलब अब अगला टिक उस रो में नहीं आने वाला है, इसलिए हम उस पूरी रो में क्रॉस लगा देंगे। अगर एक कॉलम में कहीं पे भी टिक आ गया
तो क्योंकि उस कॉलम में एक ही टिक आ सकता है, तो एक टिक आ सकता है, तो बाकी रिमेनिंग जगह पे हम क्रॉस लगा देंगे। मतलब जहां पर भी टिक आया हम उस पूरे रो में और उस पूरे कॉलम में जो है क्रॉस लगा देंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। और ये जो टिक आया था वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था, ए वाला। यहां पर एक और बार लगा के दिखा देता हूं कि जैसे ही हमने देखा कि ए जो है उसके पास रेड कलर की शर्ट है, तो इस पूरे रो में जो भी खाली जगह बची हुई है वहां हम क्रॉस लगा देंगे, और उस पूरे कॉलम में भी हम क्रॉस लगा देंगे जहां पर टिक आया हुआ है। चलिए तो अब आगे चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन ये थी इस क्वेश्चन में कि आपका जो डी है वो पिंक कलर की शर्ट नहीं पहना हुआ है। तो अगर डी का रो पिंक कलर का कॉलम, तो ये वाले पॉइंट पे कभी भी टिक नहीं आ सकता है। तो जब टिक नहीं आ सकता है तो क्या आएगा? क्रॉस आएगा, क्योंकि क्लियर इंफॉर्मेशन है कि डी जो है वो पिंक कलर की शर्ट नहीं पहनेगा। इसका मतलब ध्यान से देखिए कि डी कौन से कलर की शर्ट पहन सकता है? ना वो रेड पहनेगा, ना वो पिंक पहनेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो ब्लू या तो व्हाइट, या तो ब्लू या तो व्हाइट। ध्यान से देखिए नेक्स्ट कि बी और सी जो है, बी और सी के पास ऑप्शन है पिंक का। या तो बी पिंक पहनेगा या तो सी पिंक पहनेगा, क्योंकि एक कॉलम में कम से कम यहां पे मतलब एक टिक तो हमें चाहिए ही चाहिए। हर कॉलम में एक टिक और हर रो में मुझे एक टिक चाहिए ही चाहिए। तो जब यहां पर दो क्रॉस आ चुके हैं इस कॉलम में और खाली जगह दो बची है, तो या तो इधर टिक आएगा या तो इधर टिक आएगा। अब मान लीजिए मैंने बोला कि अगर यहां पर टिक आ गया, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने माना कि अगर यहां टिक आ गया, तो ध्यान से देखिए इस पूरे रो में हमें क्रॉस लगाना है, क्योंकि अगर बी के पास पिंक कलर की शर्ट है तो अब उसके पास कोई दूसरे कलर की शर्ट नहीं होगी। अब मैंने देखा यहाँ क्रॉस लगा ही हुआ पहले से, तो यहाँ पर भी क्रॉस लगा दिया। इस पूरे रो में क्रॉस हो गया। इस पूरे कॉलम में क्रॉस लगाना है, तो ये खाली जगह एक ही बची है, यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। मान लीजिए मुझे पता लग गया कि जो डी है, डी अगर ब्लू कलर की शर्ट पहनता है तो डी का रो, ब्लू का कॉलम, यहां पर टिक लग गया। जैसे टिक लगा इस पूरे रो में क्रॉस और इस पूरे कॉलम में खाली जगह पे क्रॉस। अब ध्यान से देखिए कि ये जो व्हाइट वाला है उसके लिए एक ही जगह खाली बची है, या सी के लिए भी एक ही खाली जगह बची है, और इस पूरे रो में और इस पूरे कॉलम में कहीं पे अभी तक टिक नहीं है, खाली जगह एक ही है, तो टिक जो है वो यहीं पर आएगा। इस तरीके से हमें टिक क्रॉस लगाते चले जाना है जब तक हमारा टेबल पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमें यहाँ से क्लियर इन्फॉर्मेशन हो गई है, ए के पास रेड कलर, बी के पास पिंक कलर, सी के पास वाइट कलर और डी के पास ब्लू कलर की शर्ट होगी। मैंने यहाँ पर अपने मन से कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, ये दो इन्फॉर्मेशन के अलावा कि ए के पास रेड शर्ट है और डी कभी भी पिंक कलर की शर्ट नहीं पहन सकता है। ये दो ही इन्फॉर्मेशन गिवन थी, लेकिन आपको समझाने के लिए, इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने मन से जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले ली थी। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए टेबल हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है हमें यहाँ पर टेबल बनानी है। तो अब हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। मैं एग्जाम्पल कुछ ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द 5 बिल्डिंग्स ए बी सी डी एंड ई, 5 बिल्डिंग्स है, पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर अमंग रेड, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज एंड व्हाइट। सो हमारे पास कलर है रेड, ब्लू, वायलेट, ऑरेंज एंड व्हाइट। ए बी सी डी जो है वो 5 बिल्डिंग्स हैं। तो दैट मीन्स मुझे समझ में आ रहा है कि बिल्डिंग को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या कलर्स की, कौन सी बिल्डिंग का क्या कलर होगा। तो सबसे पहला काम, ये जो 5 लोग हैं जिनको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनको हम वर्टिकली अरेंज कर देंगे। तो मैंने अरेंज किया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। ये हमने कॉलम बना दिया। कॉलम बनाने के बाद यहाँ पर हम जो है टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पर रो बनाने का हम काम चालू कर देते हैं। और 5 जब हमारे पास बिल्डिंग्स है तो देखिए 1 2 3 4 5 डिफरेंट कलर्स भी हैं। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर जो है 5 अलग अलग कॉलम्स बनाने हैं ताकि मैं उनमें कलर्स जो हैं वो लिख पाऊँ। सो मैं अगर उनमें कलर लिखना चाहता हूँ तो मुझे 5 रोज़ अलग अलग बनानी पड़ेंगी। सो ये हो गई मेरी एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो और 5वीं रो। 1 2 3 4 5। कलर की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए कौन से कलर दिए हुए हैं। रेड कलर दिया हुआ है, ब्लू कलर दिया हुआ है, वॉयलेट कलर दिया हुआ है,
ऑरेंज कलर दिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, वो वाइट कलर दिया हुआ है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी ई और 5 कलर दिए हुए हैं तो ए का रेड, बी का ब्लू, सी का वॉयलेट, डी का ऑरेंज, ई का वाइट। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी होगा कि उन्होंने ही पहले बता दिया, तो इसलिए वो क्लियरली लिख देते हैं कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि सेम ऑर्डर में होंगे। अब हमें इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इंफॉर्मेशन क्या है, ध्यान से देखिए। बिल्डिंग ए इज नॉट पेंटेड इन रेड। सो बिल्डिंग ए जो है, बिल्डिंग ए रेड कलर, ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे, ये रेड कलर से पेंटेड नहीं है तो मैंने यहां पर लगा दिया क्रॉस। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये जो टिक या क्रॉस है वो अच्छे से क्लियर दिखे। सो ए जो है वो रेड कलर की बिल्डिंग नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है, एंड डी इज नॉट पेंटेड इन वॉयलेट और वाइट। सो डी जो है वो ना ही वॉयलेट कलर से पेंटेड है और ना ही वाइट कलर से पेंटेड है। फिर दिया हुआ है बिल्डिंग बी इज पेंटेड ब्लू। बिल्डिंग बी, ये रहा बिल्डिंग बी, ये रहा ब्लू, बिल्डिंग बी इज पेंटेड ब्लू, तो यहां पर आ गया टिक। जैसे ही टिक मिलेगा तो क्या काम करना है, सबसे पहले उस पूरे रो में और उस पूरे कॉलम में हम क्रॉस लगा देंगे। इस पूरे कॉलम में और इस टिक वाली पूरी रो में हम जो है क्रॉस लगा देंगे। जहां टिक मिल जाए उस पूरे रो और पूरे कॉलम में क्रॉस लगा देंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, फिर से सुन लीजिए कि अगर बी जो है वो ब्लू कलर की बिल्डिंग है तो बी ना ही रेड, ना ही वायलेट, ना ही ऑरेंज और ना ही वाइट कलर की बिल्डिंग होगी। और अगर ये ब्लू कलर बी बिल्डिंग को जा चुका है तो ना ही ये ए को जाएगा, ना ही ये सी को जाएगा, ना ही ये डी को जाएगा और ना ही ये ई को जाएगा। बस यहां से, इसलिए हम जो है पूरे रो और पूरे कॉलम में जो है वो क्रॉस लगा देते हैं। बट अगर कहीं पे ऐसा दिया हो कि अगर कोई एक कलर जो है रेड कलर मान लीजिए एक से ज्यादा बिल्डिंग पे पेंट हो सकता है, या मैं बोलता हूं कि ये जो ब्लू कलर है वो एक से ज्यादा बिल्डिंग पे हम पेंट कर सकते हैं, तो अगर मैं टिक मारूंगा तो कहां क्रॉस लगाऊं इस कॉलम में मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि फिर भाई बी के अलावा कोई दूसरी और भी बिल्डिंग होगी जिसमें ब्लू कलर होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा गिवन होगा, फिर से सुन लीजिए कि ये एक से ज्यादा बिल्डिंग सेम कलर की हो सकती है। तो अगर मैंने जैसे ही बी पे टिक मारा कि वो ब्लू कलर की बिल्डिंग है, तो अब ये ब्लू कलर की बिल्डिंग कोई दूसरी भी हो सकती है बी के अलावा। मतलब यहां पर भी टिक आ सकता है, सी पे भी टिक आ सकता था, डी पे भी आ सकता था, ई पे भी आ सकता था। तो अगर दो जगह पे टिक आना है तो मैं कैसे पता लगाऊं कि क्रॉस कहां लगेगा। लेकिन मान लीजिए मुझे पता लग गया कि डी भी ब्लू कलर की है, तो जैसे ही मैंने यहां टिक मारा तो अब क्लियर हो जाएगा कि बी और डी के अलावा कोई और ब्लू कलर नहीं होगा, तो फिर मैं बचे हुए रिमेनिंग पे लगा दूंगा क्रॉस। एक और चीज समझिए कि अगर मुझे यह इंफॉर्मेशन दी होती कि बी ब्लू कलर का है और एक और बिल्डिंग है जो ब्लू कलर की है, तो मैं इस रो में क्रॉस लगाता कि नहीं लगाता, ये ध्यान से देखिए। अगर बी ब्लू कलर की बिल्डिंग हो चुकी है तो एक ही बिल्डिंग पर दो कलर नहीं होंगे। एक कलर दो बिल्डिंग को जा सकते हैं लेकिन एक बिल्डिंग पे दो कलर नहीं हो सकते। तो फिर हम रो में तो देखिए क्रॉस लगाएंगे ही लगाएंगे कि अगर बी ब्लू कलर की बिल्डिंग हो चुकी है तो वो ना रेड होगी, ना वायलेट होगी, ना ऑरेंज होगी और ना वाइट होगी, तो उस पूरे रो में तो क्रॉस लगेगा ही लगेगा। ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहां पर ऐसा केस नहीं है, यहां तो हर एक बिल्डिंग एक कलर की है और वो एक कलर एक ही बिल्डिंग को जाना है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग बी इज पेंटेड ब्लू, हमने देख लिया। सी इज पेंटेड ऑरेंज। सी जो है ये रहा, सी का ये रो रहा, ऑरेंज का ये कॉलम रहा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया और सी जो है वो ऑरेंज कलर का है, तो मैंने यहां पर लगा दिया टिक। जैसे ही मैंने यहां टिक लगाया तो इस पूरे रो में हो गया क्रॉस और इस पूरे कॉलम में हो गया क्रॉस। अब आगे क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द कलर इन विच बिल्डिंग ई इज पेंटेड। ध्यान से देखिए, बिल्डिंग ई के बारे में पूछ रहे हैं और बिल्डिंग ई के लिए अभी हमारे पास 3 ब्लैंक जगह हैं। बिल्डिंग ई के लिए हमारे पास 3 ब्लैंक जगह हैं। इवन मैं देखता हूं कि रेड कलर के लिए भी 2 ब्लैंक है, मतलब रेड कलर या तो डी को जाएगा या तो ई को जाएगा। अगर रेड डी को चला गया तो ई को रेड कलर नहीं जाएगा, फिर कोई और कलर जाने वाला होगा। अगर रेड कलर ई को चला गया तो आपका कुछ और चला जाएगा। लेकिन आपको यहां पर दिख रहा होगा, दिमाग लगाइए कि इस डी वाली रो को अगर आप ध्यान से देखें
अगर आप इस डी वाली रो को ध्यान से देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि डी वाली रो में सिर्फ एक ही खाली जगह बची है जो कि खाली है और सारे में क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब भाई रो में एक टिक तो चाहिए ना, क्योंकि एक टिक नहीं होगा तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें यहां पर एक टिक तो चाहिए डी के लिए, क्योंकि डी पे कोई ना कोई कलर तो होना चाहिए, और जब खाली एक ही जगह बची हुई है तो एक टिक तो यहीं पर आने वाला है, क्योंकि खाली जगह एक ही है। जैसे टिक आ गया इस पूरे कॉलम में मैं लगा दूंगा क्रॉस, और इस पूरे रो में पहले से ही क्रॉस लगा हुआ था। फिर हमने क्या देखा कि ई में 2 जगह खाली है, तो मैं भी इसको कंप्लीट नहीं कर सकता हूं कि कहां टिक मारूं। ए में भी 2 जगह खाली है, कहां टिक मारूं समझ में नहीं आ रहा है। वॉयलेट कलर के भी लिए 2 जगह खाली है, मैं कहां टिक मारूं समझ नहीं आ रहा है। व्हाइट के लिए भी 2 जगह खाली है, मैं नहीं बता सकता कि कहां टिक मारूं। लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि ई जो है वो या तो वॉयलेट या तो व्हाइट कलर होगा, दोनों में से कोई एक कलर होगा, ये चीज क्लियर हो गई है। सो क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर इन विच बिल्डिंग ई इज पेंटेड। तो या तो वॉयलेट होगा या तो यहां पर व्हाइट होगा, दो में से कोई एक होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। या अगर यहां पर लिखा रहता वॉयलेट और व्हाइट तो भी हम आंसर उसको मार्क कर देते। तो आपको समझ में आया कि हमारा आंसर यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों आया है, क्योंकि ये टेबल कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर मुझे ए की इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो मैं ई के बारे में ज़रूर बता दूंगा, क्योंकि ए और ई के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर वॉयलेट ए को चला गया तो वाइट ई को चला जाएगा, अगर ए को वाइट चला गया तो वॉयलेट ई को चला जाएगा। बस इतना सा आखिरी में बचा हुआ था, बाकी सब कुछ जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर हो गया था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेबल हमारी बन चुकी है। फिर हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। ओके चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर, और वो है आपका कि ईच ऑफ पी क्यू आर एस एंड टी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पी क्यू आर एस एंड टी के बारे में बात कर रहे हैं। बिलोंग्स टू अ डिफरेंट प्रोफेशन अमंग टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिस ऑफिसर एंड बैंकर। मतलब उनके प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है, जिसमें हमें दिया हुआ है टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिस ऑफिसर एंड बैंकर। और यहां पर जो है देखो पेन गिर गया, कोई बात नहीं चलेगा। तो यहां पर जो है पी क्यू आर एस एंड टी 3 4 5 लोगों के बारे में बात हो रही है, और 5 प्रोफेशन दिए हुए हैं। और यहां पर ध्यान से देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ईच ऑफ पी क्यू आर एस टी बिलोंग्स टू अ डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंट प्रोफेशन, मतलब सबका अलग अलग प्रोफेशन है, इसीलिए हमें 5 लोगों के 5 प्रोफेशन भी यहां पर दिए हुए हैं। फिर दिया हुआ है P इज द पुलिस ऑफिसर। हमें अब इंफॉर्मेशन देना यहां पर चालू कर दिया, तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर टेबल बना लेते हैं, ताकि जो है क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी नहीं होंगे। तो जो पर्सन्स होते हैं हम हमेशा उन्हें क्या करते हैं, हम वर्टिकली लाइन में अरेंज कर देते हैं, P Q R S और साथ में हमें दिया हुआ है T। फिर हम यहाँ पर एक कॉलम इस तरीके से बना देते हैं। जैसे ही कॉलम बना हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर रोज बना देते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रोज बना देते हैं। रोज जो है क्योंकि हमें यहाँ पर 5 प्रोफेशंस दिए हुए हैं, तो अगले मुझे 5 कॉलम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर रो कंप्लीट करने के बाद 5 कॉलम्स बनाऊंगा, क्योंकि हमें 5 प्रोफेशंस जो हैं वो दिए हुए हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4 एंड 5। सो 1 2 3 4 5 पार्टीशन करने के लिए 4 लाइन्स हमें ड्रॉ करनी होती है। सो हमें यहाँ पर प्रोफेशन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, टीचर। सो मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका टीचर। फिर दिया हुआ है डॉक्टर, डॉक्टर के लिए मैं DR लिख देता हूँ। लॉयर LAWYER। फिर दिया हुआ है पुलिस ऑफिसर, सो मैं यहाँ पर पुलिस लिख देता हूँ। एंड दिया हुआ है बैंकर, सो मैं यहाँ पर ये बैंकर लिख देता हूँ। तो ये हो गए हमारे 5 टोटल प्रोफेशन। अब हमें टिक क्रॉस मार्क करना है, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि P इज द पुलिस ऑफिसर। हमें क्लियर इंफॉर्मेशन है, P जो है, P की ये रो हो गई, पुलिस ऑफिसर वाला ये कॉलम हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आया, ये लगा दिया टिक। जैसे टिक लगाया उस पूरे रो में हम मार्क कर देंगे क्रॉस, और उस पूरे रो में हम मार्क कर देंगे क्रॉस। इंपॉर्टेंट है, उस पूरे रो में, उस पूरे कॉलम में हमें क्या मार्क करना है, हमें वहां पर क्रॉस मार्क करना है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, P इज द पुलिस ऑफिसर हो गया, एंड Q इज नाइदर द डॉक्टर नॉर द लॉयर। मतलब Q जो है वो ना ही डॉक्टर है, Q की रो ये डॉक्टर का कॉलम, और ना ही वो लॉयर है।
तो क्यू जो है वो ना डॉक्टर रहेगा ना वो लॉयर रहेगा। ये क्लियर इंफॉर्मेशन यहां पर दी हुई है। क्यू इज नाइदर द डॉक्टर नॉर द लॉयर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि आर इज द टीचर। आर जो है वो क्या है, आर जो है वो टीचर है, तो ये लगा दिया टिक। जैसे टिक लगाया उस पूरे रो में लगाएंगे क्रॉस और उस पूरे कॉलम में लगा देंगे हम क्या, क्रॉस। उस पूरे रो में लगाएंगे क्रॉस और उस पूरे कॉलम में लगा देंगे हम क्रॉस। एंड एस इज नाइदर द बैंकर। एस जो है वो ना ही बैंकर है, एस जो है वो ना ही बैंकर है। ये देखिए एस ना ही वो बैंकर है, एस इज नाइदर द बैंकर नॉर द लॉयर, तो वो और ना ही क्या है, लॉयर है। ध्यान से देखिए यहां पर Q और S को अगर आप ध्यान से देखें तो Q वाले रो में एक ही जगह खाली बची है, तो Q को एक टिक तो चाहिए, तो वो हमने एक टिक यहां पर दे दिया। इस पूरे रो में क्रॉस है, इस पूरे कॉलम में हमने क्रॉस लगा दिया। सेम अगर आप S को देखेंगे तो S के इस पूरे रो में जो है अभी तक क्रॉस क्रॉस अवेलेबल है, एक ही खाली जगह है, तो टिक मुझे यहां देना ही पड़ेगा क्योंकि हर रो में और हर कॉलम में एक टिक होना जरूरी है। तो जैसे ही मैंने टिक मार्क किया, इस पूरे रो में क्रॉस है, इस पूरे कॉलम में हम क्रॉस लगा देंगे। बचा एक ही खाली जगह टी के लिए, आप या तो ऐसे सोच लें या इस कॉलम में देखिए एक ही जगह बच रही है जहां पर हमें टिक की जरूरत है, तो हम यहां पर टिक मार्क कर देंगे। पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है, सभी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। पी पुलिस ऑफिसर है, क्यू आपका बैंकर है, आर आपका टीचर, एस आपका डॉक्टर और टी आपका लॉयर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु अमंग देम इज द बैंकर। तो बैंकर कौन है, बैंकर आपका पी है। सो बैंकर आपका, अगर आपका पी है तो यहां पर जो है, सॉरी बैंकर पी नहीं है, बैंकर लास्ट वाला था। बैंकर आपका कौन है, बैंकर आपका क्यू है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। मुझे यहां से टिक जो है ना, देखो पी की तरफ जाते हुए दिख रहा है, मतलब मेरी नजरें जो है ना टेढ़ी हो गई हैं, है ना। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि लास्ट में बैंकर में टिक जो लगा हुआ है, क्यू वाली रो और बैंकर वाली कॉलम का इंटरसेक्शन जो है वहां पर टिक दिया हुआ है। सो बैंकर कौन है, क्यू है। सो क्यू आपका यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो एग्जाम में भी हो सकता है कि इतनी मेहनत करी, टेबल बढ़िया पूरी सही बना दी और ऑप्शन में कहीं पे पी नहीं दिख रहा है और मैंने जल्दी जल्दी में पी देख लिया और मैं नन ऑफ दीस मार्क करके आगे बढ़ जाऊं। तो मतलब इतनी मेहनत, बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व करना और आखिरी में जाके जब बस आंसर मार्क करना है तब अगर गलती करते हैं तो सोचिए कितना बड़ी हमारा ये ब्लंडर मिस्टेक होगी कि मतलब सब कुछ आते हुए भी हम आंसर गलत मार्क कर रहे हैं। ऐसा एग्जाम का प्रेशर या जल्दी जल्दी में चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती हैं, ये नेचुरल है। बट ये सब चीज़ें दूर कैसे होंगी, हम थोड़ा सा ध्यान देके काम करें और साथ ही साथ जब हम आंसर मार्क करें तो एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि भाई मैं जो आंसर मार्क कर रहा हूं एक नज़र जरूर मार लें कि मैं सही तो हूं। ऐसा नहीं है कि एक बार देखा और अपने आप पे 100% विश्वास किया और आंसर मार्क करो आगे बढ़ जाओ। एक बार देखो, आंसर मार्क करने के थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो एक बार चेक जरूर कर लो कि भाई मैंने जो देखा वो सही देखा कि नहीं देखा, और चेक करने के बाद उसको फिर ही मार्क करिए। मतलब एक बार कंफर्म जरूर करिए या एक बार उसको रीचेक जरूर करिए कि जो आंसर आप मार्क कर रहे हैं वो 100% सही है या नहीं है। सो अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। सो आई थिंक आप लोगों ने यहां पर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पर। ध्यान से देखिए हमारा जो ये नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल है इसमें दिया हुआ है, अमंग अ ग्रुप ऑफ 12 पर्सन्स A through L, 4 are journalists, 4 are politicians and 4 are RTI activists. सो यहां पर ध्यान से देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि टोटल 12 पर्सन्स हैं जो कि A से लेके L तक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, वर्टिकल लाइन बना लेता हूं। ये हो गया A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और L। टोटल हो गए कितने, 12 हो गए यहां पर। और जब 12 हो गए तो ध्यान से देखिए मैं यहां पर एक पूरी की पूरी इस तरीके से एक कॉलम बना दूंगा। कॉलम बनाने के बाद हम यहां पर सभी को सेपरेट करने के लिए रो बना देंगे। सो टोटल यहां पर कितनी रो बन जाएंगी, 12 रो बन जाएंगी। फिर क्या दिया हुआ है, 4 आर जर्नलिस्ट, 4 आर पॉलिटिशियंस एंड 4 आर RTI एक्टिविस्ट। मतलब प्रोफेशन हमें यहां पर जो है जर्नलिस्ट दिया हुआ है, पॉलिटिशियन दिया हुआ है,
एंड आरटीआई एक्टिविस्ट दिया हुआ है। सो आपके पास यहां पर 1, 2 और 3 तीन यहां पर हमें जो है जो एक सिंगल फील्ड दी हुई है वो 3 टाइप की है कि एक आपका जर्नलिस्ट होगा, एक आपका पॉलिटिशियन होगा और तीसरा जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट होगा। और यहां पर ऐसा नहीं दिया हुआ है कि ईच ऑफ देम आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन। अगर ऐसा नहीं दिया हुआ है तो जो टिक क्रॉस हम जब मार्क करेंगे तो उस तरीके से मार्क नहीं होगा जैसा हम लोगों ने अभी तक कर रहे थे कि पूरे रो में और पूरे कॉलम में क्रॉस लगा दे। तो यहां पर कैसे हमें मार्क करना है, कहां पर क्रॉस लगेगा, कहां पर क्रॉस नहीं लगेगा, वो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमें यहां पर 3 ही दिए हुए हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे, 3 यहां पर कॉलम्स बनाने वाले हैं हम लोग। तो रो को मैं यहां कंप्लीट कर देता हूं। रो को हम कंप्लीट करने के बाद जो है यहां पर 3 कॉलम्स बनाएंगे, 3 कॉलम्स हमको बनाना है। सो ये हो गए मेरे 1, 2 और ये हो गया आपका 3। और यहां पर क्या दिया हुआ है, जर्नलिस्ट जे हो गया, पॉलिटिशियन पी हो गया और आरटीआई एक्टिविस्ट मैंने आर कर दिया। और हमें यहां पर क्लियर क्या दिया हुआ है, इन 12 में से 4 जो हैं वो आपके जर्नलिस्ट हैं, मैं 4 जर्नलिस्ट लिख देता हूं, 4 आपके पॉलिटिशियंस रहेंगे, 4 आपके आरटीआई वाले रहेंगे। मतलब ध्यान से देखिए कि जर्नलिस्ट वाले कॉलम में आपको 4 टिक चाहिए। 4 लोगों को जर्नलिस्ट बनाना है। 4 टिक जैसे ही आ जाएंगे तो फिर मैं इस पूरे कॉलम में क्रॉस लगा दूंगा क्योंकि 4 टिक के अलावा 5वां टिक नहीं होगा। सेम पॉलिटिशियन की जब मैं बात करूंगा तो वहां पर भी 4 टिक आएंगे। 4 टिक जैसे ही मार्क हो जाएंगे आप फिर पूरे कॉलम में क्रॉस लगा सकते हैं। आर मतलब आरटीआई वाले कॉलम में भी अगर मैंने 4 टिक मार्क कर दिए तो फिर वहां 5वां कोई टिक नहीं आएगा। रिमेनिंग 8 जो प्लेसेस बचेंगी वहां पर आप तुरंत क्रॉस लगा देंगे। बट अगर मैंने बोला कि ए जर्नलिस्ट है और अगर मैंने यहां टिक मार्क कर दिया तो ए अब पॉलिटिशियन नहीं हो सकता, ए अब आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। मतलब जहां पर भी टिक आएगा उस पूरे रो में जो है मैं क्रॉस लगा दूंगा, लेकिन मैं पूरे कॉलम में क्रॉस नहीं लगाऊंगा। और कब तक नहीं लगाऊंगा, जब तक मुझे ये पता नहीं लग जाते कि उस कॉलम में 4 टिक कहां कहां आने हैं। जैसे पता लग जाएगा 4 टिक कहां कहां आने, फिर मैं लगा सकता हूं। तो चलिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है और इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे चलते हैं। इंफॉर्मेशन दी हुई है, the following information is known about them. No two among C, H and G is of the same profession. मतलब आपका C और H एक प्रोफेशन नहीं हो सकता, C और G एक प्रोफेशन नहीं हो सकता, या आपका H और G का एक जैसा प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स यहां पर जो है तीनों का अलग अलग प्रोफेशन होगा। तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कि C का जो भी प्रोफेशन हो तो H और G जो है उनका अलग अलग प्रोफेशन होगा। तीनों में मैंने अलग अलग सिंबल यूज कर लिया है, इसका मतलब तीनों का अलग अलग प्रोफेशन होगा। ये मुझे यहां से पता लग गया, C का, G का और H का। फिर हमने क्या देखा, नो टू अमंग C, H, G इज ऑफ द सेम प्रोफेशन, ये हो चुका है। नाइदर E नॉर F इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज B और L। ध्यान से देखिए, नाइदर E नॉर F इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज B और L। सो E और F की हम बात कर रहे हैं कि ये जो E और F हैं, ये जो E और F हैं, नाइदर E नॉर F इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज B और L। मतलब B और L का जो प्रोफेशन होगा वो आपका E और F का प्रोफेशन नहीं होगा। मतलब मैं इस तरीके से ही मार्क कर देता हूं कि ये जो B है और ये जो L है, यहाँ पर आपको याद रहेगा कि B और L और E और F का यहाँ पर कुछ रिलेशन दिया हुआ है कि जो E और F का जो रिलेशन है, नाइदर E नॉर F इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज B और L। फिर दिया हुआ है B एंड H आर पॉलिटिशियन। B और H जो है वो पॉलिटिशियन है। अगर B आपका पॉलिटिशियन है, ध्यान से देखिए, तो उस पूरे रो में मैं क्रॉस लगा दूंगा। कॉलम में मैं नहीं लगाऊंगा क्रॉस क्योंकि कॉलम में 4 टिक आने हैं, किस किस को जाने हैं वो अभी हमें क्लियर नहीं है। बी आपका पॉलिटिशियन है और साथ ही साथ एच जो है वो भी आपका पॉलिटिशियन है, ये लग गया क्रॉस। ध्यान से देखिए, हमें एक इंफॉर्मेशन थी कि सी,
जी और एच तीनों डिफरेंट प्रोफेशन से होंगे। तो जब एच पॉलिटिशियन बन गया है तो जी जो है वो पॉलिटिशियन नहीं हो सकता और सी जो है वो भी पॉलिटिशियन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लियर इंफॉर्मेशन थी कि सी, जी और एच तीनों अलग अलग प्रोफेशन से होंगे, जिसमें से हमें पता लग गया कि एच जो है वो पॉलिटिशियन है। तो अब सी और जी या तो जर्नलिस्ट या तो आरटीआई एक्टिविस्ट होंगे, इसलिए हमने पॉलिटिशियन में उन पे क्रॉस लगा दिया। बी एंड एच आर पॉलिटिशियन, ये हमें पता लग गया था। फिर दिया हुआ है जी एंड एल आर जर्नलिस्ट। जी जो है वो जर्नलिस्ट है, जी जब जर्नलिस्ट है ध्यान से देखिए, और एल जो है वो भी जर्नलिस्ट है, तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया। और जब जी जर्नलिस्ट हो चुका है तो सी आपका जर्नलिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सी और जी और एस तीनों अलग अलग प्रोफेशन से हैं। दैट मीन्स सी को आरटीआई एक्टिविस्ट बनना पड़ेगा। ये हमें यहां से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, जे एंड के आर ऑफ द सेम प्रोफेशन। जे और के, यहां पर ध्यान से देखिए, जे और के दोनों सेम प्रोफेशन से होंगे, ये हमने यहां पे मार्क कर दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लाइन है वो है यहां पर कि ए इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज एल। ठीक है, यहां पर ए इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज एल हो जाएगा। तो एल का प्रोफेशन जो है वो हमें जर्नलिस्ट दिया हुआ है, तो ए का प्रोफेशन भी क्या हो जाएगा, जर्नलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहां पर ध्यान से देखूं कि मैं और भी मार्क कर सकता हूं। मैं इस लाइन पे बाद में जाने वाला हूं, फिफ्थ वाली लाइन जो है इसको मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। उससे पहले अगर हम यहां पर देखें कि जो हमारी सेकेंड वाली लाइन थी उसमें क्या लिखा हुआ था, नाइदर ई नॉर एफ। ई और एफ जो हैं उनका प्रोफेशन बी और एल के प्रोफेशन से सेम नहीं है। और क्योंकि अब मुझे बी का और एल का प्रोफेशन पता लग चुका है, तो ध्यान से देखिए, बी का प्रोफेशन क्या है, पॉलिटिशियन, एल का क्या है, जर्नलिस्ट। मतलब ई और एफ का ना पॉलिटिशियन होगा ना जर्नलिस्ट होगा। दैट मीन्स ई और एफ का आरटीआई एक्टिविस्ट होगा। ये क्लियर है। पूरे रो में जो है उसमें हम क्रॉस लगा देंगे। और अब हमें यहां पर समझ में आ गया कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो सी, ई और एफ तीन लोग हैं। फिर हमने क्या देखा कि ये जे और के जो दोनों पर्सन हैं, ये दोनों पर्सन जो हैं इनका सेम प्रोफेशन है। तो क्या ये दोनों जो हैं आरटीआई एक्टिविस्ट हो सकते हैं? ध्यान से देखिए, 3 टिक पहले आ चुके हैं। अगर जे और के भी आरटीआई एक्टिविस्ट हो गए तो 5 टिक हो जाएंगे टोटल, मतलब 5 पर्सन आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाएंगे, जो कि क्लियर है यहां पर पहले से कि आरटीआई एक्टिविस्ट 4 लोग हैं। तो यहां पर 5 टिक जो है वो नहीं आ सकते। इसका मतलब जे और के कभी भी यहां पर नहीं जा पाएंगे। ये हमें क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा कि पॉलिटिशियन वाले में 2 टिक है, मतलब जे और के यहां जा सकते हैं, और यहां पर भी 2 टिक है, मतलब यहां पर जा सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले पे कि ए इज ऑफ द सेम प्रोफेशन एज एल। एल का जो प्रोफेशन है वही प्रोफेशन ए का होगा। मैंने यहां पे मार्क कर दिया, इस पूरे रो में चला गया क्रॉस। और अब अगर हम ध्यान से देखें, आपके सामने 1, 2 और 3 टिक है जर्नलिस्ट पे। दैट मीन्स जे और के अब यहां पर भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर जे और के यहां पर आ गए तो 5 टिक हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स जे और के कहां जाने वाले हैं, जे और के आपके पॉलिटिशियन पर जाने वाले हैं। जैसे ही 1, 2, 3, 4 4 टिक पॉलिटिशियन में हुए, हम पूरे में मार देंगे क्रॉस। पूरे में मार देंगे क्या, क्रॉस। और क्यों मार देंगे क्रॉस, क्योंकि 4 से ज्यादा टिक वहां पर आएंगे नहीं, तो खाली जगह पे क्या आने वाला है, फिर क्रॉस आने वाला है। सेम यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, 1, 2, 3 टिक मेरे पास है। मेरे पास अभी ये 2 जगह खाली है, दोनों में से किसी एक जगह पे क्या आएगा, टिक आने वाला है। यहां पर भी दोनों में से किसी एक जगह पे टिक आएगा। आई एंड डी आर ऑफ डिफरेंट प्रोफेशन, ये तो हमको भी दिख रहा है कि भाई आई और डी एक साथ कहीं पे नहीं आ सकते। लेकिन एक चीज क्लियर है, अगर डी जर्नलिस्ट हुआ तो ये क्रॉस लग जाएगा, मतलब आई आपका आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाएगा। या अगर आई जर्नलिस्ट हुआ तो डी आपका आरटीआई एक्टिविस्ट हो जाएगा। ये यहां पर क्लियर है। मतलब डी और आई के बारे में अगर हम देखें तो इस तरीके से रहेगा, डी जर्नलिस्ट तो आई आरटीआई एक्टिविस्ट, और अगर आई ये जर्नलिस्ट तो डी जो है वो आरटीआई एक्टिविस्ट यहां पर बन जाएगा। बाकी सबका प्रोफेशन जो है वो हमें यहां पर पता लग चुका है। तो अब चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखिए, यहां पर हमसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पूछा यह है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन है एल एंड डी आर जर्नलिस्ट। एल एंड डी आर जर्नलिस्ट। तो एल तो जर्नलिस्ट है, बट डी के बारे में अभी क्लियर नहीं है, डी जर्नलिस्ट भी हो सकता है।
और आरटीआई एक्टिविस्ट भी हो सकता है। फिर दिया हुआ INC, अगेन मुझे आई के बारे में क्लियर नहीं है तो मैं भी इसको छोड़ देता हूं। आगे चलते हैं H&KR पॉलिटिशियन। H पॉलिटिशियन है, K भी पॉलिटिशियन है, ये बिल्कुल ट्रू है। और देखिए हमारा आंसर जो है वो यहां पर C आ चुका है। तो आपने देखा कि हम लोगों ने जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। पहले हमने कैसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें 4 पर्सन्स और 4 उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही थी, चाहे वो कलर हो या हम सिटीज के बारे में बात करें या प्रोफेशन के बारे में बात करें। फिर हमने ये देखा कि उन वाले केसेस में जो था उसमें हमने क्या देखा था, हमने कहीं पे भी टिक लगाया तो उस पूरे रो और पूरे कॉलम पे हम क्रॉस लगा देते थे। बट यहां पर ये डिफरेंट केस था, जहां पर भी टिक लग रहा था उस पूरे रो में तो क्रॉस लग रहा था, लेकिन हम पूरे कॉलम में क्रॉस नहीं लगा रहे थे, क्योंकि एक कॉलम में एक से ज्यादा बार टिक आने थे यहां पर। और जब भी एक से ज्यादा बार टिक आएंगे तो जब तक आपको सारे टिक पता नहीं लग जाते हैं कि उस कॉलम में किस किस को टिक मिलने वाले थे, अगर वो आपको पता लग गया फिर आप रिमेनिंग जगह पे क्रॉस लगा सकते हैं। जैसा कि हमने पॉलिटिशियन वाले पे जब हमें पता लगा कि चारों टिक हमें मिल चुके हैं तो रिमेनिंग जगह पे मैंने क्रॉस लगा दिए थे। तो इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस हम करते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। क्वेश्चंस धीरे धीरे और हाई लेवल के होते चले जाएंगे, हमें बस प्रैक्टिस करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो है वो आपका प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस यहाँ पर सॉल्यूशंस देखते चले जाएंगे और अलग अलग क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी कंडीशंस का हम लोग यूज करेंगे और बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को सॉल्यूशन देखने में। तो आप इसका जो MCQ वाला पार्ट है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये रीजनिंग के जो टॉपिक्स होते हैं हम जितने क्वेश्चंस लगाते हैं हर क्वेश्चन में डिफरेंट एक लॉजिक लगता है और हमारा जो चैप्टर है वो क्वेश्चन से ही जो है वो स्ट्रांग होता है। तो मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com दैट इज वेबसाइट और एप्लीकेशन जो है ये आप लोगों के लिए बनाया है। और ये क्यों बनाया है, ताकि आप कोर्स वाइज, बुक वाइज और चैप्टर वाइज जो है वीडियोस को बहुत ही सीक्वेंशियल फॉर्म में जो है प्लेलिस्ट के फॉर्म में आप देख पाएं। आपको वीडियोस पूरा लिस्टेड फॉर्म में देखने को मिलेगा विद फुल डिटेल। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप magnetbrains.com पे वेबसाइट पर जाइए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप मान लीजिए ओलंपियाड पर क्लिक करते हैं, आपके सामने प्लेलिस्ट होंगी, आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पूरा का पूरा एक ये विंडो ओपन होगा, सारे वीडियोस का लिस्टिंग रहेगा और आप यहाँ पर जो भी वीडियो पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस वीडियो का इस तरीके से प्ले वाला मोड आ जाएगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मूव कर सकते हैं और आप यहीं से सारे जो वीडियोस गिवन हैं वो आप एक के बाद एक प्ले करके देख सकते हैं। डेली वीडियो शेड्यूल की बात करूं तो 10 AM, 1 PM, 4 PM एंड 7 PM पर जो है इंग्लिश ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और जीके ओलंपियाड के वीडियोस हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को जो है वो अपलोड किए जाते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, जिस दिन अपलोड होते हैं उसी दिन उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका काम पेंडिंग ना रहे। आपके लिए यहाँ पर हर चीज़ 100% फ्री अवेलेबल है, पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। आप लोग को बस एक काम करना है, वो है पढ़ाई, अच्छे से मेहनत करना है और साथ में एक छोटा सा काम, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।